नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज 3 जनवरी के सेशन को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। 3 जनवरी में आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। 3 जनवरी के इस सेशन में जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है कि सबसे पहले इस सेशन में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलता है, जीएस देखने को मिलता है, जीके देखने को मिलता है। तो ये 3 चीज़ें आज के इस सेशन में प्रमुखता से देखने को मिलेंगी। मैथ आज के आपके इस सेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो आज का जो आपका सेशन होने वाला है ये करंट अफेयर्स, जीएस और जीके पर आधारित सेशन होने वाला है। करंट अफेयर्स में हम डेली जो करंट अफेयर्स मतलब पिछले दिनों के घटनाक्रम को हम देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स के साथ जीएस में यदि हम बात करें, क्योंकि 1 जनवरी से हमने एक नई शुरुआत की है, तो जीएस में सबसे पहले अभी जो लेकर के हम चल रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास लेकर के चल रहे हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की हम बात करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम क्रमबद्ध तरीके से इस विषय में आगे बढ़ेंगे। जीके के बारे में यदि हम बात करें तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एशिया महाद्वीप की चर्चा हुई थी, ठीक है, एशिया महादेश की चर्चा हुई थी। तो अगला आज जो आपको देखने को मिलेगा वह आपको चर्चा देखने को मिलेगी अफ्रीका महादेश से संबंधित। किससे? अफ्रीका महादेश से संबंधित चर्चा आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें इस सेशन में समाहित हैं। करंट अफेयर्स प्रश्नों के रूप में आज आपको देखने को मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, इसकी क्वेश्चन फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेगा। तो चलिए समग्रता से चीज़ों को देखते हैं और आपको बता दें, सिर्फ यदि यहाँ पे लिखा है थंबनेल में 17th बीपीएससी, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो सेशन है सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए है। जहाँ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, जहाँ पर जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये आपको अपने मस्तिष्क में बैठाने की ज़रूरत है कि ये जो सेशन होने वाला है ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी सभी परीक्षाएं जहाँ पे करंट अफेयर्स, जीएस और जीके पूछा जाता है। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स सेकेंड पोजीशन पे है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जीएस खंड से, और जीएस में जैसे हमने बताया अफ्रीका महाद्वीप, तो ये आप मैप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका महादेश का मैप आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। जैसे दोनों ही मामलों में, ठीक है, चाहे वो क्षेत्रफल की बात कर लें आप या जनसंख्या की बात कर लें, दोनों ही मामलों में एशिया के बाद अफ्रीका का जो स्थान है वो आपको दूसरा देखने को मिलता है। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के संदर्भ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महादेश है। तो याद रखना है सबसे ज़्यादा आबादी किस महादेश की है, तो वो आपका एशिया था। दूसरे स्थान पे आपका आता है अफ्रीका, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी अफ्रीका का नाम आता है। मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है। यह दुनिया की जो मानव आबादी है उसका लगभग 16% हिस्सा रखता है। अफ्रीका महादेश विश्व की आबादी का लगभग 16% हिस्सा रखता है, ये आपको याद रखना है। अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा कि भौगोलिक बाधाओं, अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद की जो विरासत रही है, शीत युद्ध और अलोकतांत्रिक शासन और हानिकारक नीतियों के कारण अफ्रीका आपको देखने को मिलता है कि प्रति व्यक्ति सबसे कम धनी महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यदि हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बात करें तो सबसे गरीब महादेश है, या दूसरे संदर्भों में आप कह लीजिए कि ये सबसे कम धनी महादेश है, ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं, ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा जो अभी पूर्व में आपने चीज़ों को देखा। हाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह स्थान पूछा जा सकता है। अब अफ्रीका में क्या पूछा जाता है उस संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे।
अफ्रीका के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो महादेश है, इसके उत्तर में जब आप जाएंगे, इस रीजन में जब आप जाएंगे, ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ, इस रीजन में जब आप जाते हैं अफ्रीका में, तो आपको इस रीजन में देखने को क्या मिलता है? इस रीजन में देखने को मिलता है भूमध्य सागर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्वेज कैनाल देखने को मिलती है। अभी मैं बहुत विस्तृत तरीके से इसको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर उत्तर पूर्व में जब आप देखते हैं अफ्रीका के, तो ये पूरा रेड सी का एरिया है, लाल सागर आपको देखने को मिलता है मैप में। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एटलस आपके पास होना चाहिए। जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको आप स्वयं से भी मार्क करते हुए चलो, तो आपकी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम जब दक्षिण पूर्व में देखते हैं, तो इसके दक्षिण पूर्व में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर देखने को मिलता है। पश्चिम में जब इसकी बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक सागर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से क्या हमें पता चला? यहाँ से जो चीज़ें पता चली हैं उसको देख लेते हैं अफ्रीका के संदर्भ में। ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें अब पूछी जाने वाली चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जैसे हम किसी कॉन्टिनेंट के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अफ्रीका के बारे में हम देख रहे थे। तो अफ्रीका के बारे में सबसे पहला फैक्ट हमने देखा कि चाहे क्षेत्रफल की बात कर लो, चाहे आप जनसंख्या की बात कर लो, इन दोनों संदर्भों में अफ्रीका का स्थान विश्व में दूसरा है। ठीक है, अब अफ्रीका की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अफ्रीका के उत्तर दिशा में क्या देखने को मिलता है? अफ्रीका के उत्तर दिशा में यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में यहाँ पे ये देखने को मिलता है भूमध्य सागर। तो क्या देखने को मिलता है? यदि इस तरह से कुछ आप बना लो तो उत्तर में क्या देखने को मिलता है? उत्तर में देखने को मिलता है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर अफ्रीका के उत्तर में देखने को मिलता है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व की यदि हम बात करें, इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर आपको देखने को मिलता है। अफ्रीका के पश्चिम में यदि हम बात करते हैं तो अफ्रीका के पश्चिम इस जोन में आपको देखने को मिलता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अटलांटिक महासागर। ठीक, और जब हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं, अफ्रीका के इस रीजन की जब हम बात करते हैं उत्तर पूर्व, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लाल सागर, रेड सी, लाल सागर आपको देखने को मिलता है। तो अफ्रीका के संदर्भ में सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लाल सागर, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलता है। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। महाद्वीप में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि जब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जब हम अफ्रीका महादेश की बात करते हैं, तो इस अफ्रीका महादेश में बहुत सारे द्वीप समूह शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है मेडागास्कर। तो आप जानते हैं कि अफ्रीका महादेश की जब बात होती है तो इस स्थल खंड की ही बात नहीं होती, सिर्फ इस स्थल खंड की बात नहीं होती, बल्कि जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी भी बात होती है। और हिंद महासागर में ऐसे कई सारे द्वीप देखने को मिलते हैं जिनमें प्रमुख आपका मेडागास्कर आता है। अफ्रीकी राष्ट्र की बात करें यदि हम, तो अफ्रीकी राष्ट्र अफ्रीकी संघ की स्थापना के माध्यम से सहयोग करते हैं और अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वो अदीस अबीबा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अदीस अबाबा। कहाँ देखने को मिलता है? अदीस अबाबा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अदीस अबाबा अभी किसकी ये राजधानी है, अभी हम आगे इसको देखेंगे। अब इसके बाद अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो कुछ प्रमुख जल संधियाँ हैं। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में देख रहे हैं, आगे चित्र है तो उसको हम डिटेल से समझेंगे। जैसे एक जल संधि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इस रीजन में, और ये जो जल संधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। इसका नाम है जिब्राल्टर। क्या नाम है? आपके पास एटलस है, मार्क करिएगा, जिब्राल्टर जल संधि। और जब जिब्राल्टर जल संधि की आप बात कर रहे हैं तो जिब्राल्टर के संदर्भ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए।
क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले कितनी जल संधियाँ हैं जो अफ्रीका के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। अभी मैप सबका दिया गया है तो वहाँ से हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी बेसिक जानकारी हम यहीं से कर लेते हैं क्योंकि एक इंट्रोडक्शन आप कह लीजिए अफ्रीका का अभी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं अफ्रीका की, जब हम बात करते हैं जल संधियों की, अफ्रीका की जल संधियाँ कौन कौन सी हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं? तो जल संधियों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है जिब्राल्टर। क्या नाम आता है? जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, पहला नाम जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। दूसरी जो जल संधि आपको याद रखने की ज़रूरत है अफ्रीका के संदर्भ में, ठीक है, दूसरी जो जल संधि आपको याद रखने की ज़रूरत है वो आपको इस रीजन में देखने को मिलती है। इस रीजन में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं बाब अल मंडेओ। क्या बोलते हैं? बाब अल मंडेओ। ठीक है, तो दो जल संधि आपको याद रखने की ज़रूरत है। दो जल संधियाँ अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए क्योंकि जल संधियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल संधियाँ कौन कौन? पहला जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के बाद दूसरा आपका हो गया बाब अल मंडेओ। तो ये दोनों जो जल संधियाँ हैं ये आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाब अल मंडेओ नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी और आपको देता हूँ। ये दो जल संधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके संदर्भ में, आपको पता होना चाहिए, अनिवार्य रूप से ये दोनों पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों महत्वपूर्ण है? जिब्राल्टर की जब बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे दो चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वो दो सागरों को जोड़ रही है। कैसे? एक तरफ भूमध्य सागर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये रीजन हमने आपको बताया कि ये क्या है, ये है भूमध्य सागर है, और दूसरी तरफ क्या है? अटलांटिक है। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? आप कह लीजिए यह अटलांटिक को जोड़ती है। किससे? यह अटलांटिक को जोड़ती है भूमध्य सागर से। ठीक है, अटलांटिक को जोड़ती है किससे? भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। दूसरा, कोई भी जल संधि होता है उसका मतलब है कि या तो वो जो दो जलखंड होंगे उनको जोड़ रहा होगा या दो भूखंड होंगे जिनको अलग कर रही होगी। तो जब दो भूखंडों की बात आती है कि किन दो भूखंडों को ये अलग करती है, तो ये अलग करती है सबसे पहली बात दो देश हैं मोरक्को और स्पेन। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को ये अलग करती है, याद रखिएगा। या दूसरे संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप कह लीजिए कि ये जो जल संधि है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। किससे? अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, अब देखो मैंने आपको बोला अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। आइए समझते हैं कि ये कैसे अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। जब हम अफ्रीका को यूरोप से अलग करने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे ये देश आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है स्पेन, ये यूरोप का पार्ट है, और इधर इस साइड अफ्रीका के साइड एक देश देखने को मिल रहा है, ये है मोरक्को। तो स्पेन क्योंकि यूरोप का पार्ट है और मोरक्को अफ्रीका का पार्ट है, तो आप बोल सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि दो देशों को अलग करती है जो कि हैं स्पेन और मोरक्को, या दो महादेशों को अलग करती है जिसमें से एक है अफ्रीका और दूसरा है यूरोप, या जिब्राल्टर जल संधि दो जल निकायों को जोड़ती है, एक हो गया अटलांटिक ओशियन और एक हो गया मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है और अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, या आप कह लीजिए मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एटलस लेकर के इसको मार्क कर लीजिए,
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर आगे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है, जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, तो उस दिशा में हम बात करेंगे। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, चलिए फास्ट नोट कर लीजिए। फास्ट नोट कर लीजिए। चलो, अब यहाँ पे आपने देख लिया बाब अल मंडेव। अब दूसरे जो हम बात करने जा रहे हैं, एक तो हो गया जिब्राल्टर, अब दूसरी जल संधि की हम बात कर रहे हैं बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव जल संधि की बात करते हैं तो इस रीजन में आपको देखने को मिलता है, यमन यहाँ देखने को मिल रहा है जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं। इस रीजन में जो जल संधि है उसको बोलते हैं बाब अल मंडेव। और जब बाब अल मंडेव जल संधि की आप बात करते हो तो बाब अल मंडेव के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है? पहला, बाब अल मंडेव जो जल संधि है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और बाब अल मंडेव क्या करती है, यहाँ पे आपको क्या देखने को रहा, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है। क्या करती है ये? अदन की खाड़ी, याद रखिएगा। बाब अल मंडेव क्या करती है? अदन की खाड़ी, इसको जोड़ती है। किससे जोड़ती है? ये अदन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? ये वाला क्या है? रेड सी। तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से ये जोड़ता है, पहला। ठीक है, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो आपका कौन सा है? वो आपका है बाब अल मंडेव, जो कि अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। यदि बात किया जाए कि अलग किसको करती है ये जल संधि, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक देश है यमन। ये देश आपको देखने को मिल रहा है यमन, ठीक है। इसको अलग करती है किससे? ये देश यमन को अलग करती है जिबूती से। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, आपके पास एटलस होगा, देखेंगे जिबूती। तो यमन को जिबूती से अलग करती है, या आप कह लीजिए एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब बाब अल मंडेव अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है, या यमन को अफ्रीका से अलग करती है, या यमन को जिबूती से अलग करती है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाब अल मंडेव के बारे में भी हो गया। दो जल संधियों के बारे में हमने प्रमुखता से देखा, ठीक है। अब हम बात करें कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से, जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसका नाम है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। किस संदर्भ में? जनसंख्या के संदर्भ में नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ये आपका देश है नाइजीरिया। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया आपका? नाइजीरिया। ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और आपको देखनी है, जैसे नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आइए अगले मैप में चलते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और अच्छे से देखने को मिलेंगी। अभी हमने क्या देखा कि अल्जीरिया, पहली चीज़ हमने ये देखा कि अल्जीरिया जो देश है ये, ठीक है, ठीक है, ये अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। नाइजीरिया ये आपको देश देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाइजर और नाइजीरिया दो अलग अलग देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। नाइजर अलग देश है, ठीक है, नाइजीरिया अलग देश है। और नाइजीरिया जो देश है जिसकी राजधानी है अबूजा, तो नाइजीरिया जो देश है ये जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अभी तक यहीं पे आपने देखा था ना, ये है रेड सी, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है, इस मैप को इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है विश्व का, आप कह लीजिए एकमात्र महादेश है अफ्रीका। विश्व का एकमात्र महादेश है अफ्रीका, जिससे होकर के कर्क रेखा, ये आप देख रहे होंगे, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर विषुवत रेखा, जिससे होकर के विषुवत रेखा, और तीसरा मकर रेखा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है।
मकर रेखा यहाँ पे दिया नहीं गया, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दिया गया, ठीक है। मकर रेखा गुजरती है, मतलब विश्व का एकमात्र देश, सॉरी विश्व का एकमात्र महादेश जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो कौन है? अफ्रीका। अफ्रीका से होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? पहला कर्क रेखा, ठीक है, दूसरा मकर रेखा और तीसरा विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा। ये तीनों रेखाएं इससे होकर के गुजरती हैं। कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पे देखने को पा रहे होंगे कि कर्क रेखा की जब बात करते हैं तो कर्क रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती है? पहला है पश्चिमी सहारा, ठीक है, पश्चिमी सहारा के बाद जब आगे बढ़ते हैं ये देश है मॉरिटेनिया, ठीक है, मॉरिटेनिया के बाद अगला देश आपका आता है माली, ठीक है, माली के बाद अगला देश आपका आ जाता है अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद अगला देश आपका आ जाता है लीबिया, और लीबिया के बाद फिर आपका अगला देश आ जाता है मिस्र। तो अफ्रीका के 1 2 3 4 5 6 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये 6 देश याद रख लीजिए तो अच्छी बात है, नहीं याद रखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि एकमात्र महादेश है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा की यदि हम बात करें, ठीक है, विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा सबसे पहले एक देश आता है गैबोन, गैबोन से होकर गुजरती है। गैबोन के बाद आता है रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये एक देश है छोटा सा जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो के बाद आता है अगला देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये तीसरा देश है जिससे होकर गुजरती हैं। इसके बाद अगला देश आता है युगांडा, युगांडा, युगांडा के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला देश आ जाता है कीनिया, ठीक है, कीनिया के बाद अगला देश आ जाता है सोमालिया। तो अफ्रीका में विषुवत रेखा की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 देश ऐसे हैं जिनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद बात आती है मकर रेखा की। मकर रेखा की बात करें तो सबसे पहला आता है नामीबिया, नामीबिया के बाद फिर आता है बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद अगला देश आता है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका से भी ये गुजरती है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद अगला देश आ जाता है मोजाम्बिक। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब हम मकर रेखा की बात करते हैं तो इन 4 देशों से होकर के गुजरती है। तो ये फैक्ट हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए, यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि आपसे पूछे जाएं, और इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं लेकिन उसमें आप भारत के संदर्भ में याद रखिए उतना पर्याप्त है, लेकिन हाँ इतना जरूर आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के संदर्भ में कि कौन सा देश कहाँ है। यदि कभी प्रश्न दे दिया जाए कि निम्न में से किन देशों से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किन देशों से होकर के, और इसमें 4 नाम मान लो दे दिए गए और चारों के चारों अफ्रीका के दे दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के जो देश हैं वो कौन सा देश कहाँ है, मतलब मैप का जो है वो रफ आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है, रफली आइडिया आपको मैप का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मैप देखते हैं, अगले मैप में क्या चीज़ें आपके लिए हैं। अगला मैप है, इसमें बहुत सारे डेजर्ट आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे डेजर्ट आपको दिखाए गए हैं। आइए डेजर्ट जो हैं उनको देख लेते हैं कि कौन सा डेजर्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब इसमें यदि बात करें तो डेजर्ट में विशेष रूप से सबसे पहले आप याद रखिए सहारा, सहारा डेजर्ट कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे देखने को मिलता है, आप बताएंगे अफ्रीका में देखने को मिलता है। दूसरा याद रखिए कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, दूसरा डेजर्ट जो आपको याद रखना है वो है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट कहाँ से है, ये भी अफ्रीका से संबंधित है। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे डेजर्ट हैं, उतना याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इन दोनों का नाम याद रखिएगा कि कालाहारी डेजर्ट यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, नामीब मरुस्थल भी पूछा जाता है, नामीब डेजर्ट भी पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिए। तो अफ्रीका के संदर्भ में यदि हम बात करें
तो 3 से 4 डेजर्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला आपका हो गया, सबसे पहले अफ्रीका की बात हम करते हैं तो सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, ठीक है। सहारा मरुस्थल आपको देखने को मिलता है अफ्रीका में। दूसरा मरुस्थल आप याद रख लिए कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट जो है ये भी अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा जो मरुस्थल है उसका नाम है नामीब, नामीब मरुस्थल, और नामीब मरुस्थल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। ये है नामीब डेजर्ट, ये बॉर्डर पे है। और सहारा डेजर्ट आप जानते हैं इसका विस्तार कई सारे देशों में आपको देखने को मिलता है। तो 3 डेजर्ट आपको याद रखना है, 3 मरुस्थल अफ्रीका के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जीएस के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जीएस के संदर्भ में जितनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है वो हम याद करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, अभी हमने यही दिखाया था आपको मैप में जब हमने बात किया था जिब्राल्टर की, जिब्राल्टर की भी बात किया था ना, जिब्राल्टर जल संधि की बात किया था। ये आपका देश है स्पेन। किस कॉन्टिनेंट का देश है? यूरोप का देश है, ठीक है, यूरोप का देश है। तो ये आपका हो गया स्पेन। ये आपका हो गया मोरक्को, और ये मोरक्को किस कॉन्टिनेंट का देश है? ये है अफ्रीका। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिब्राल्टर जल संधि 2 देशों को अलग कर रही है, पहला स्पेन और दूसरा मोरक्को, ठीक है। या 2 कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है, पहला है यूरोप और दूसरा है अफ्रीका। जोड़ किसको रही है? यदि हम बात करें जोड़ किसको रही है, तो जब जोड़ने के संदर्भ में आप जाते हैं तो इधर आपका है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन। और ये किससे जोड़ रही है? इसको जोड़ रही है भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर को क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये आपकी जल संधि है पतली सी, ठीक है, जो कि 2 महासागरों को जोड़ रही है और 2 स्थलखंडों को अलग कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैप, अगला मैप, अभी भूमध्य सागर के बारे में आपने पढ़ा, देखा और सुना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं स्वेज कैनाल, स्वेज नहर बहुत सुना होगा आपने, स्वेज नहर बहुत सुना होगा। तो यहाँ पे स्वेज नहर की ही बात आपको देखने को मिल रही है। अब ये आप देख रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है नील नदी का डेल्टा, और ये मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी आपको देखने को मिल रही है, और ये नील नदी आ रही है। स्वेज नहर, ये आपको इसमें याद रखना है, कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे स्वेज कैनाल ये आपका है, ये स्वेज नहर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे एक बार परीक्षा में पूछा गया कि यदि स्वेज नहर से, यदि आप भूमध्य सागर से, यदि आप भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए अदन की खाड़ी में पहुंचते हैं तो इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी रास्ते में? तो सबसे पहले क्या मिलेगा जब हम भूमध्य सागर से जाएंगे? तो आप जानते हैं भूमध्य सागर से जैसे ही हम रेड सी की तरफ बढ़ेंगे हमें स्वेज नहर देखने को मिलेगी, ठीक है, स्वेज कैनाल देखने को मिलेगी। तो स्वेज नहर ये आपका हो गया। स्वेज नहर के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा? फिर आपको लाल सागर देखने को मिलेगा, और फिर आपका आएगा अदन की खाड़ी। तो इनका क्रम भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्वेज नहर मिलेगी। जब तक स्वेज नहर में भूमध्य सागर से प्रवेश नहीं करेंगे आप लाल सागर में नहीं आ सकते। दूसरा, कुछ स्थान पूछ लिया जाता है, जैसे पोर्ट सईद, ठीक है, कि पोर्ट सईद, सईद इसको बोलते हैं SAID, ये कहाँ पे है? पोर्ट सईद, ये कहाँ पे है? तो पोर्ट सईद आपको देखने को मिलता है कि स्वेज के एकदम उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलता है। दूसरा प्रमुख स्थान आता है इस्माइलिया, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, यह भी एक बंदरगाह है। ये स्वेज नहर के लास्ट में देखने को मिलता है। तो स्वेज नहर के प्रारंभ में एक बंदरगाह जिसको बोलते हैं पोर्ट सईद, या हम इसको सैड भी पढ़ते हैं लेकिन सईद, पोर्ट सईद। और दूसरा क्या देखने को मिलता है? इस्माइलिया, ठीक है, इस्माइलिया। तो ये दोनों याद रखने की ज़रूरत है कि स्वेज नहर के प्रारंभ में पोर्ट सईद और स्वेज नहर के लास्ट में
इस्माइलिया नामक एक बंदरगाह देखने को मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लेक है जिसको बोलते हैं बिटर लेक, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर सुएज नामक स्थान आ जाता है और फिर लाल सागर यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे दो बंदरगाह, पोर्ट सईद और इस्माइलिया, ये दो बंदरगाह याद रखने हैं। सुएज नहर, लाल सागर, फिर अब अदन की खाड़ी में पहुँचेंगे, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे आप देख रहे होंगे वही चीज़ें एक बड़े मैप में आपको यहाँ पे दर्शाई गई हैं, बड़े मैप में आपको दिखाई गई हैं। क्यों? कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए, विशेष रूप से नदियों के संदर्भ में। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका की जीवन रेखा जो बोली जाती है वो बोली जाती है नील नदी। कौन सी बोली जाती है? नील नदी। नील नदी को बात करें, अफ्रीका में सबसे प्रमुख नदी कहा जाता है और मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। ठीक है, अब नील नदी की जब बात करते हैं तो नील नदी की दो शाखा है, एक है व्हाइट नील और एक है ब्लू नील। ठीक है, व्हाइट नील और ब्लू नील। अब आप देख रहे होंगे व्हाइट नील आपकी ये आ रही है, ब्लू नील आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाइट नील और ब्लू नील जब इसकी हम बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे व्हाइट नील का उद्गम कहाँ से हो रहा है? लेक विक्टोरिया से हो रहा है। तो पहली चीज़, व्हाइट नील का उद्गम कहाँ से होता है? अफ्रीका की प्रमुख झील जिसका नाम है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए नील नदी की किस शाखा का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, तो आप बताएंगे व्हाइट नील का उद्गम जो है वो विक्टोरिया झील से होता है। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि खार्तूम नामक जो स्थान है ये क्यों चर्चा में रहता है? खार्तूम नामक जो स्थान है यहाँ पे जो व्हाइट नील है और जो ब्लू नील है या नाइल है इसको बोलते हैं, इनका क्या होता है? संगम होता है। तो खार्तूम नामक स्थान पे व्हाइट नील और ब्लू नील का संगम होता है, इसलिए खार्तूम नामक स्थान आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये पड़ता कहाँ पे है खार्तूम नामक स्थान? तो ये सूडान देश में पड़ता है। कहाँ? सूडान देश में पड़ता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपने देखा प्रमुख नदी अफ्रीका की एक नील नदी। आपने देखा नील नदी दो धाराओं के मिलने से बनती है, एक है व्हाइट नील, एक है ब्लू नील, जिसमें से व्हाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और खार्तूम नामक स्थान पे ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य नदियाँ कौन सी हैं अफ्रीका की यदि हम बात करें? और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि नील नदी का डेल्टा बनता कहाँ पे है? तो नील नदी का डेल्टा बनता है भूमध्य सागर में। ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। आप देख रहे होंगे नील नदी ये कहाँ जाके मिल रही है? भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। तो नील नदी का डेल्टा कहाँ देखने को मिलेगा? भूमध्य सागर में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अन्य नदियों की बात करें तो एक नदी है ऑरेंज नदी। ठीक है, दूसरी नदी कौन सी है? ऑरेंज नदी, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। तीसरी नदी की बात करें तो इसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। और लिम्पोपो नदी के संदर्भ में एक फैक्ट याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आप बताएंगे लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जाम्बेजी नदी आपको याद रखना है, ये आपकी है जाम्बेजी नदी। ठीक है, अफ्रीका की एक अन्य नदी, चौथा कौन सा हो गया? जाम्बेजी नदी, ये भी याद रखना है, अफ्रीका की नदी है। ठीक है, इसके बाद कांगो रिवर, ये भी याद रखना है, बहुत प्रमुख नदी है अफ्रीका की, कांगो। ठीक है, कांगो रिवर। और कांगो रिवर के संदर्भ में याद रखना है कि कांगो रिवर जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि विषुवत रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की नदी लिम्पोपो, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या हो गई? कांगो रिवर हो गई, ये आपको याद रखने की जरूरत है। फिर इसके बाद आप जानते हैं नाइजर नदी देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, सेनेगल रिवर देखने को मिलती है आपको। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो याद रखने की ज़रूरत है नील नदी। नील नदी के संदर्भ में जितने फैक्ट हैं वो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, नील नदी के बाद दूसरा जो याद रखना है वो याद रखना है कांगो नदी। क्यों याद रखना है कांगो नदी? क्योंकि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है।
तीसरा याद रखना है लिम्पोपो नदी, क्यों? क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और फिर ऑरेंज नदी हो गया, सेनेगल हो गया, नाइजर नदी, इन सबको भी याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नदियों की बात होगी, अब बढ़ते हैं आगे। कुछ यहाँ पे पठारों की बात हो रही है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। अब अफ्रीका के संदर्भ में ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अफ्रीका के जो देश हैं ये किस संदर्भ में रिच हैं, ये पूछा जाता है कि क्या पाया जाता है। तो अफ्रीका के ज़्यादातर जो देश हैं वो विशेष रूप से, जैसे आप देख रहे होंगे, गोल्ड के लिए जाने जाते हैं, डायमंड के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, इन सब के लिए जाने जाते हैं। अब जैसे डायमंड की बात करें तो ये कौन सा देश है आपका, ये विशेष रूप से कांगो देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये जाना जाता है किसके लिए, ये जाना जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की। जब हम बात करते हैं तो ये विशेष रूप से जाना जाता है किसके लिए, ये डायमंड के लिए जाना जाता है। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये किसके लिए जाना जाता है, डायमंड के लिए जाना जाता है। ठीक है, जब हम गोल्ड की बात करते हैं, सूडान है, सूडान सोने के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सूडान के बाद फिर ये आ गया तंजानिया, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं सोने के भंडार। ठीक, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे कॉपर भी पाया जाता है। क्रूड ऑयल की बात करें, अंगोला है, अंगोला देश में आपको क्रूड ऑयल देखने को मिल जाएगा। अंगोला के साथ साथ ये जो देश हैं जैसे गैबोन हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, इन सब में भी क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। इसके बाद नाइजीरिया आता है। नाइजीरिया विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादक देश है, नाइजीरिया हो गया। नाइजीरिया के बाद फिर आपको देखने को मिलता है घाना, घाना में भी ऑयल का जो है वो उत्पादन होता है। अल्जीरिया आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस देखने को मिल रहा होगा। लीबिया है, यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलता है, और मिस्र में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले जो देश हैं, जैसे इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, ठीक है, साउथ सूडान हो गया, साउथ सूडान के साथ साथ कीनिया हो गया, कीनिया के साथ साथ जैसे युगांडा हो गया, ये कुछ जो देश हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉफ़ी, ग्रेन्स, टी, इन सब का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। मेडागास्कर में भी प्रमुखता से कॉफ़ी देखने को मिलती है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर जैसे देश हैं, इसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक विशेष रूप से एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। तो ये भी एक रफली जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन से देश में क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब जैसे हमने बोला अफ्रीका, तो अफ्रीका को कई भागों में बांटा जाता है, जैसे सदर्न अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। तो अफ्रीका को भी कई भागों में बांटा जाता है। और जैसा कि हमने देखा था कि अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक, अफ्रीका के पूर्व में इंडियन ओशियन, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में बात करें तो ये रेड सी वाला एरिया हो गया, अफ्रीका के उत्तर में बात करें तो यहाँ पे भूमध्य सागर। ये सब आपको पता होना चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें हैं, जैसे एक होता है साहेल क्षेत्र। बहुत पूछा जाता है कि साहेल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो साहेल क्षेत्र में आपका आता है मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये सब किस, नाइजीरिया, ये सब किस में आते हैं, ये सब साहेल क्षेत्र का हिस्सा हैं, साहेल क्षेत्र में आता है। सेनेगल भी इसी में आता है और बुर्किना फासो भी इसी में आता है। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सा देश किस रीजन में आता है, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार होने की ज़रूरत है। तो यदि आप रफली एक बार जाके मैप, यदि आपके पास है, यदि आप एक बार जाके मैप का अध्ययन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है यहाँ से आसान हो जाएंगी। ठीक है, घबराना नहीं है कुछ भी, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समग्रता से आपका कंप्लीट कराऊंगा। अब कुछ फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, वो आपको नोट कर लेना है। इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, तो कुछ फैक्ट अब हैं अफ्रीका से संदर्भित, उनको नोट करना है जो अभी अभी हमने देखे हैं। जैसे सबसे पहला फैक्ट आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी क्या है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, क्योंकि हम जीके पढ़ रहे हैं तो उसी संदर्भ में अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये नदी आपकी आती है कांगो। कौन सी नदी है, कांगो नदी। और कांगो नदी अभी आपने पढ़ा था कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। फिर इसके बाद तीसरा जो फैक्ट आपको याद रखना है, अफ्रीका में सबसे बड़ा जो नदी बांध है, क्या नाम है, सबसे बड़ा नदी बांध,
अफ्रीका में सबसे बड़ा नदी बांध जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्रैंड इथियोपियन पुनर्जागरण बांध। क्या बोलते हैं? ग्रैंड इथियोपियन पुनर्जागरण बांध। ठीक है, ये क्या है? ये अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी बांध है जो आपको याद रखना है। अगला क्या याद रखने की जरूरत है आपको? अफ्रीका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसको बोलते हैं महान ढलान। अभी कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ। महान ढलान ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखना है। ठीक है, महान ढलान अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, महान ढलान की बात करें तो आप जानते हैं डेंकन्सबर्ग पर्वत, डेंकन्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी हिस्से और एक छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं लेसोथो के छोटे से राज्य के माध्यम से फैला हुआ है, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका के संदर्भ में कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्या पूछा जा रहा है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है, कौन सी झील है? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और यहीं से व्हाइट नील का उद्गम आपको देखने को मिलता है। अब विक्टोरिया झील जो है कुछ इस शेप में आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे 3 देश प्रमुखता से आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 3 देश आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, और ये 3 देश कौन से हैं जो अफ्रीका से सीमा साझा करते हैं? आपको देखने को मिलता है दक्षिण पूर्व में युगांडा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में एक देश देखने को मिलता है पहला, दक्षिण पूर्व में जो देश देखने को मिलता है उसका नाम है युगांडा देश। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है दक्षिण पूर्व में युगांडा, इसके बाद उत्तर पश्चिम में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में एक देश है जिसको बोलते हैं तंजानिया, ये आपको देखने को मिलता है, मैप में भी मैं दिखा देता हूँ। और तीसरा जो देश देखने को मिलता है वो है कीनिया। और केन्या क्या है? इनके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो याद रखना है कि विक्टोरिया झील जो है इससे 3 देश सीमा बनाते हैं, सिर्फ इतना याद रखो, युगांडा, तंजानिया और केन्या, ये 3 देश हैं जो विक्टोरिया झील से सीमा साझा करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और आपने पिछले दिनों पढ़ा रहा होगा, नहीं पढ़ा है आगे पढ़ाया जाएगा, एक झील है जिसको बोलते हैं सुपीरियर झील। क्या बोलते हैं? सुपीरियर झील। और सुपीरियर झील की जब बात करते हैं तो याद रखना है अमेरिका में सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील और अफ्रीका में सबसे बड़ी झील जो है वो है विक्टोरिया। ठीक है, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और ताजे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे पहले आता है सुपीरियर इस क्रम में। ठीक है, इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब आइए आपको इस मैप में हम दिखा देते हैं कि कहाँ पे आपको ये झील देखने को मिलता है, कैसे आप इनके देशों को पहचानेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, मैप में चीज़ें देखने पे ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये है लेक विक्टोरिया, ये है आपका लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया आपको दिख गया यहाँ पे। अब लेक विक्टोरिया जैसे मैंने बोला 3 देश, सबसे पहले ये जो देश देखने को मिल रहा है ये क्या है? ये वाला देश है तंजानिया। ठीक है, तो पहला जो देश देखने को मिल रहा है वो है तंजानिया से सीमा लगती है। ये देश कौन सा है? ये है केन्या, और केन्या के बाद फिर ये ऊपर जो छोटा सा देश यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये है युगांडा। तो देखा आपने कि विक्टोरिया झील 3 देशों से घिरी हुई है, पहला तंजानिया, दूसरा कीनिया और तीसरा हो गया युगांडा। इन 3 देशों से ये झील घिरी हुई है। क्या इसके अतिरिक्त तो कोई और झील है? जी हाँ, अफ्रीका में कई सारी झीलें हैं। आइए इसी मैप में दिखा देता हूँ मैं। एक तो विक्टोरिया आपने देख लिया, विक्टोरिया झील देख लिया। विक्टोरिया के बाद जो प्रमुख झील और हैं 2, उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक झील और देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं लेक टंजानिका। ठीक है, लेक टंजानिका।
तो लेक टंजानिका यहाँ पे देखने को मिलती है आपको, यहाँ तक इसको बोलते हैं लेक टंजानिका। फिर एक न्यासा झील देखने को मिलती है, ये वाला जो है ये न्यासा झील है। तो अफ्रीका में सबसे पहले आपने देखा विक्टोरिया, पहली झील आपने देखा विक्टोरिया झील, दूसरी झील आपने देखा तंजानिका झील, ठीक है, तंजानिका झील। तीसरा आपने देखा लेक न्यासा, न्यासी भी बोला जाता है, न्यासी झील। और चौथा एक झील है जिसको बोलते हैं चार्ड, ठीक है, ये कहाँ पे है, लेक चार्ड, ये आपको देखने को मिल रहा है लेक चार्ड। तो 4 प्रमुख झीलें आप प्रमुखता से याद किए रहिएगा, विक्टोरिया, तंजानिका, न्यासी और चार्ड, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका लेक विक्टोरिया। तो झीलों से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि अफ्रीका की झीलों से बनेगा तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। अब अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है, यदि मैं उसकी बात करूं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको देखने को मिलती है तंजानिया में। कहाँ, तंजानिया, तंजानिया जो देश है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, और इसका नाम है, तंजानिया देश यही है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउंट किलिमंजारो, तो ये भी याद रखना है, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और ये तंजानिया में स्थित है, ये देश आपका है तंजानिया, ठीक है। इतनी जानकारी आपकी हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अफ्रीका में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह भी है माउंट किलिमंजारो, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल, ये है सहारा मरुस्थल अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स खंड को, इसको यहीं पे रोकते हैं, कल इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे और झरनों के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कल के सेशन में भी अभी हम इसी की बात करने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा आगे करंट अफेयर्स, क्योंकि एक ही दिन में एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता, बड़ा टॉपिक है, तो अब इसको यहीं पे छोड़ के हम करंट अफेयर्स पे आ गए हैं और कल से पुनः हम उसी की बात करेंगे जितना छूटा हुआ रहेगा। तो करंट अफेयर्स, क्योंकि आप जानते हैं 3 चीज़ें हम देखते हैं, तो करंट अफेयर्स अब देखने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न आप कह रहे थे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो उसी फॉर्मेट में मैं लेकर आ गया हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरें जनवरी से मार्च 2024 के लिए कितनी निर्धारित की गई हैं। आप जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, और ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आप जानते फाइनेंशियल ईयर का लास्ट तिमाही चल रहा है, और इसको लेकर के ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में जो ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं वो हैं 8.20%। तो याद रखिएगा, मतलब जनवरी से मार्च के लिए अब सुकन्या समृद्धि योजना में 8.20% की दर से मिलेगा। इसके साथ साथ किसान विकास पत्र भी याद रखिएगा, किसान विकास पत्र, इसमें क्या हो गया है, किसान विकास पत्र में यदि हम बात करें तो ये दर बढ़कर हो गई है 7.5%, ठीक है। ये विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न था जो बैंकिंग से जुड़े हुए एग्जाम को लगातार देते हैं, ठीक है, बैंकिंग से जुड़े हुए जो एग्जाम देते हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अभी हाल ही में डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट जो बैंक हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बैंक हैं, उनकी सूची जारी की गई है और बताया गया है कि 3 बैंक हैं जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको DSIB स्टेटस प्रदान किया गया। ये DSIB स्टेटस किनको किनको मिला, पहला मिला है SBI बैंक को, दूसरा मिला है HDFC को, और तीसरा मिला है ICICI बैंक को। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है, DSIB सर्टिफिकेट, ठीक है, किन बैंकों को मिला है, SIB, HDFC, ICICI, मतलब ये 3 बैंक जो हैं ये भारत के बैंकिंग के आधार हैं। यदि इनमें से एक कोई डैमेज होता है तो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। हाल ही में अगला प्रश्न, डोंग जुन को किस देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। एक नाम आया है डोंग जुन,
ठीक है। डोंग जुन को किस देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है? आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने अपने नया रक्षा मंत्री को नियुक्त किया है और इनका नाम है डोंग जुन। डोंग जुन इनका नाम है, याद रखना है। और जब हम चीन की बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, तो चीन की सेना की भी बात कर लेते हैं। चीन की सेना को हम क्या बोलते हैं? PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है चीन की सेना को। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, पीपल लिबरेशन आर्मी। और जैसे हमारे यहाँ होता है कैबिनेट, प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं वो पोलिट ब्यूरो के सदस्य होते हैं। किसके? पोलिट ब्यूरो के सदस्य होते हैं। और पोलिट ब्यूरो उसी प्रकार से है चीन में जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट, ठीक है। और पोलिट ब्यूरो जो होता है इसमें लगभग 25 सदस्य होते हैं और यही 25 सदस्य चीन की नीतियों को तय करते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोलिट ब्यूरो का संबंध किस देश से है तो आप बताएंगे चीन, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम चीन की बात कर रहे हैं तो चीन के साथ हमारी 3488 किलोमीटर, कितनी? 3488 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है ये चीन के साथ लगती है। और इसमें हमारे जो राज्य हैं वो 5 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? पहला हो गया लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बाद आगे बढ़ोगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो यह भी याद रखना है। इसके साथ साथ आप जानते हैं हमारा लद्दाख में पैगांग त्सो, याद रखिएगा, पैगांग त्सो एक झील है, ये बहुत महत्वपूर्ण झील है, यह भी विवाद का विषय है। तो पैगांग त्सो ऐसे भी पूछा जाता है। और एक है छौ मोरारी, ठीक है, छौ मोरारी, ये भी लेक कहाँ पे है? ये भी लद्दाख में है। छौ मोरारी और पैगांग त्सो, ये दोनों झील आपको याद रखना है कि ये लद्दाख से संबंधित है। चाइना की बात हो रही है तो चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। और वर्तमान समय में जो रॉकेट यूज कर रहे हैं उसका नाम होता है लॉन्ग मार्च, और ये 5वीं पीढ़ी का रॉकेट यूज कर रहे हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो आप बताएंगे कि चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है लॉन्ग मार्च रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क का संबंध किस देश, किस राज्य से है? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की बात हो रही है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की बात करें तो ये इसका संबंध है उड़ीसा से। हालांकि अब उड़ीसा के नाम से इसको जाना जाता है, उड़ीसा राज्य का नाम अब उड़ीसा है, ठीक है। तो कहीं शाब्दिक त्रुटियां होती हैं, उसको इग्नोर करना है। तो जूलॉजिकल पार्क कहाँ से है? उड़ीसा। उड़ीसा के कहाँ से? भुवनेश्वर एक स्थान पड़ता है, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से इसका संबंध है। भुवनेश्वर यदि याद आपको आता है तो आपको राउरकेला भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब भी हॉकी विश्व कप पिछले कई वर्षों से भारत में जो हो रहा है, चाहे वो मेंस का हो या वुमेन्स का हो, तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में खेला जाता है और इन्हीं 2 शहरों के स्टेडियम में खेला जाता है। एक है भुवनेश्वर, एक है राउरकेला। और राउरकेला की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला में है और ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये याद रखना है। भारतीय हॉकी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखना है भारतीय हॉकी को प्रायोजित करने वाला जो राज्य है, इसका जो प्रायोजक है वो है ओडिशा। हॉकी के जो खिलाड़ी होते होंगे उनके टी-शर्ट पर आपको ओडिशा ब्रांड देखने को मिलता होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अब बात आती है कि नंदनकानन जो जूलॉजिकल पार्क है ये चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि एक है दुबई सफारी पार्क, ठीक है, दुबई सफारी पार्क जो कि यूएई में है। तो इन्होंने क्या किया है, जानवरों को का आदान प्रदान किया है, मतलब कुछ जानवर इन्होंने वहाँ पे दिए हैं और कुछ जानवर उन्होंने वहाँ से मंगाए हैं। तो ये आपस में जो आदान प्रदान जानवरों का हुआ है, किससे हुआ है? दुबई सफारी पार्क से, इसीलिए नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क चर्चा में था। इसी संदर्भ में एक और जूलॉजिकल पार्क है जिसको बोलते हैं पद्मनाभ नायडू, ठीक है, नायडू, पद्मनाभ नायडू
और ये जो जूलॉजिकल पार्क है इन्होंने साइप्रस देश के साथ इसी तरह का समझौता किया था और साइप्रस से इन्होंने जानवरों का आदान प्रदान किया था। तो सिर्फ इतना याद रख लो कि भैया नंदनकानन है कहाँ पे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने यहाँ पे एक संगठन का नाम दिया है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, UNLF के साथ शांति समझौता किया है। इसका संबंध किस राज्य से है? UNLF इसका फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि UNLF का संबंध किस राज्य से है। चलो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम UNLF की बात करते हैं, ठीक है, जब हम UNLF की बात करते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन जब फ्रंट की बात करते हैं, ठीक है, आपको बता दें यह एक अलगाववादी संगठन था और अलग राज्य को लेकर के ये मांग कर रहे थे। इनका संबंध है मणिपुर से। ठीक है, कहाँ से? UNLF का संबंध कहाँ से है इस संगठन का? इसका संबंध है मणिपुर से और मणिपुर के एक समूह से संबंधित है जिसका नाम है मितेई। इस संगठन में मितेई समूह के लोग शामिल हैं। ठीक है, और इस संगठन ने अभी हाल ही में भारतीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मतलब अभी ये जो संगठन है UNLF, अब ये हथियार नहीं उठाएगा। और जैसे ही हमने बात किया मितेई की, आपको पता होगा कि यहाँ पे कुकी भी रहते हैं, यहाँ पे कुकी भी रहते हैं। और पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि मितेई और कुकी का विवाद भी हुआ था और मितेई और कुकी के बीच जो संघर्ष था कई महीनों तक चला था। और यहाँ पे इसकी जांच के लिए गीता मित्तल कमेटी बनाई गई है। ये भी याद रखना है कि जो मणिपुर हिंसा हुई थी उसकी जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? गीता मित्तल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल। और जैसे ही इम्फाल की बात करते हैं, आप जानते हैं हमारा एक जहाज भी है जिसका नाम है INS इम्फाल। और ये जो INS इम्फाल है, इसकी बात करें तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में है, इन्होंने इसको तैयार किया है और ये प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो INS इम्फाल को किसने बनाया है? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब हम बात कर रहे हैं UNLF के बारे में, तो एक संगठन और इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है ULFA। क्या नाम है संगठन का? ULFA संगठन। और ULFA जो संगठन है, उल्फा जो संगठन है, इसके दो गुट थे। एक गुट था अरविंदा राजखोवा का, ठीक है, अरविंदा राजखोवा, ठीक है, और दूसरा गुट था परेश बरुआ का, परेश बरुआ का। ठीक है, एक गुट है परेश बरुआ का और एक है अरविंदा राजखोवा का। अब ये जो दो गुट हैं, इसमें से जो अरविंदा राजखोवा का गुट था, इन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। इन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया और अपने हथियार दे दिए हैं, सरकार को सौंप दिए हैं। और सरकार ने बदले में इनके जो गुनाह थे, जो भी इन पे कार्रवाइयाँ हुई थी, जो भी इनके आप कह सकते क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो समाप्त कर दिया है। दूसरा जो परेश बरुआ का ग्रुप था, इन्होंने अभी शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इनके लोग लगातार हथियार उठाए हुए हैं। और इस संगठन की बात करें, उल्फा, इस संगठन की बात करें तो इसकी नींव पड़ी थी 1979 में। ठीक है, और ये संगठन है कहाँ का? तो ये संगठन है असम का। पूर्वोत्तर में कई सारे इस तरह के अलगाववादी संगठन हैं और सबके नाम महत्वपूर्ण है। तो उल्फा कहाँ का है? ये असम का है, ये आपको पता होना चाहिए। और UNLF की बात करें तो ये मणिपुर का है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अच्छे से याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली और एकमात्र कीमोथेरेपी की दवा कौन सी है? भारत की पहली और एकमात्र कीमोथेरेपी की दवा कौन सी है? चलिए बताइएगा।
अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। 4 दवाओं के नाम है कोवाक्सिन, एक्टोसाइट, नेक्सकार 19 और मेरा कैप्टोप्यूरिन। ये आपको बताना है। मरकैप्टोप्यूरिन इनमें से कौन सा है आपको बताना है। और ये मरकैप्टोप्यूरिन ये 6 है, लास्ट में इसके 6 जुड़ा है। मरकैप्टोप्यूरिन 6, नेक्सकार 19, एक्टोसाइट और कोवाक्सिन, ये 4 दवाएं हैं। इनमें से आपको बताना है कि भारत की पहली और एकमात्र कीमोथेरेपी की दवा कौन सी है। और आप जानते हैं जब हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं मतलब हम कैंसर के इलाज की बात कर रहे हैं। तो ये दवा है 6 मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है, तो ये याद रखना है 6 मरकैप्टोप्यूरिन ये दवा है किसकी, कीमोथेरेपी की, और भारत में निर्मित है, एकमात्र दवा है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने बनाया है, तो इसको बनाया है IDRS लैब्स ने। किसने बनाया है, IDRS लैब्स ने बनाया है। और ये विशेष रूप से एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक में काम करेगा। ठीक है, कहाँ पे काम करेगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक में काम करेगा। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जोड़ लीजिए, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में काम करेगा। मतलब ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है, रक्त कैंसर। मतलब जो बच्चों में होने वाला रक्त कैंसर है उसमें ये काम करेगा। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में ये काम करेगा। तो याद रखिएगा इसका नाम है मरकैप्टोप्यूरिन 6। ठीक है, अब यहाँ पे एक दवा और लिखी है जिसका नाम है नेक्सकार 19। ये क्या है आपको बता दें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जाना जाता है कार टी थेरेपी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, कार टी थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और यह भी कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के दवा है। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर ही दवा है, तो इसको भी याद रखना है, कार टी थेरेपी को याद रखना है। यह भी कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के दवा है। और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, किसने बनाया है, IIT बॉम्बे ने बनाया है। और ये विशेष रूप से बी लिम्फोमा के लिए काम करेगा। ठीक है, किसके लिए काम करेगा, बी लिम्फोमा के लिए ये काम करेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आता है एक्टोसाइट। तीसरा आता है एक्टोसाइट। एक्टोसाइट की जब हम बात करते हैं यह एक टेबलेट है। क्या है, टेबलेट है। एक्टोसाइट क्या है, एक टेबलेट है। और आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा ये तैयार किया गया है। और ये विशेष रूप से याद रखिएगा पेल्विक कैंसर के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, पेल्विक कैंसर के लिए काम करेगा। ठीक है, मतलब जो ब्लड में जो यूरिन में ब्लड आता है, इस तरह का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं पेल्विक कैंसर। तो उसमें ये काम करेगा ये टेबलेट। तो तीनों की तीनों ये कैंसर की दवाएं हैं, तीनों की तीनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। और ये जो कार टी थेरेपी है ये भारत में पहली कार टी थेरेपी है, ये भी याद रखना। भारत की पहली कार टी थेरेपी जो है उसको बोलते हैं नेक्सकार 19। और भारत में पहली जो कीमोथेरेपी की दवा है उसको बोलते हैं मरकैप्टोप्यूरिन 6। ये दोनों याद रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक्टोसाइट टेबलेट को भी याद रखना है जो कि पेल्विक कैंसर के लिए एक लाभकारी दवा है। तो तीनों की तीनों प्रथम 3 क्या हैं, प्रथम 3 कैंसर की दवाएं हैं। तीनों का नाम याद होना चाहिए। और कोवाक्सिन आप सब जानते हैं, इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोविड में हमने बहुत सुना है। ठीक, तो पहला 3 याद रख लीजिएगा कि कैंसर की दवाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु दुर्ग किले का संबंध किस शासक से है, क्या बात हो रही है, सिंधु दुर्ग किले का संबंध किस शासक से है आपको बताना है। आपको बता दें सिंधु दुर्ग किला क्यों चर्चा में आया है, ये चर्चा में आया है इंडियन नेवी की वजह से। ठीक है, इंडियन नेवी की वजह से। जब इंडियन नेवी की बात करते हैं तो आप जानते हैं पिछले महीने 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया था। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर होते हैं, आर्मी के ऑफिसर या किसी भी
सेना के ऑफिसर या आप कह लीजिए पुलिस के, सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऑफिसर, तो उनके कंधे पर कुछ स्टार बने होते हैं, आप देखते हैं पट्टी लगी होती है, इसको बोला जाता है स्कंधिका। क्या बोला जाता है इस पट्टी को? इसको बोला जाता है स्कंधिका। हिंदी में इसको बोलते हैं स्कंधिका, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वो भी नोट कर लीजिए, EQAULETTES। ठीक है, तो ये जो स्कंधिका है, जब हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नेवी के जो बड़े ऑफिसर हैं, मतलब टॉप रैंक के जो ऑफिसर हैं, तो टॉप रैंक के जो ऑफिसर हैं उनके कंधे पर जो नई स्कंधिका का चुनाव किया गया है, इसमें कुछ चिन्ह रखे गए हैं, और ये जो विशेष चिन्ह रखे गए हैं इनमें से कुछ का संबंध है छत्रपति साहू जी महाराज से। किससे संबंध है? छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंध है, और इसी के कारण आपका जो सिंधु दुर्ग का किला है वो चर्चा में है, और यह भी संबंधित है किससे? छत्रपति शिवाजी महाराज से। ठीक है, इसके साथ साथ हम नेवी की बात कर रहे हैं, तो नेवी को अभी फेरी क्राफ्ट यार्ड मिला है, एक जहाज मिला है जिसको बोलते हैं फेरी क्राफ्ट यार्ड, इसका नाम है फेरी क्राफ्ट यार्ड 786, या इसी को बोलते हैं मंजुला। और ये बनाया किसने है नेवी के लिए? तो यह भी याद रखना है, शालीमार वर्क्स लिमिटेड द्वारा ये तैयार किया गया है। और शालीमार वर्क्स लिमिटेड कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है कोलकाता की ये कंपनी है। इसने बनाया है किसको? मंजुला को बनाया है, या फेरी क्राफ्ट बनाया है, जिसका नाम है 786, या इसी का दूसरा नाम है मंजुला। तो शालीमार वर्क्स लिमिटेड को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसका संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड, इसका संबंध कहाँ से था? मुंबई से था। इसने क्या बनाया था? INS इम्फाल को इसने बनाया था। INS इम्फाल किस प्रोजेक्ट का हिस्सा था? प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? अयोध्या धाम आप जानते हैं, अभी 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आपके अयोध्या में थे। ठीक है, तो बोला जा रहा है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें 240 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने? 240 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं अयोध्या के विशेष रूप से मंदिर, और सॉरी मंदिर कह रहा हूँ, स्टेशन और आसपास स्टेशन से जुड़े हुए जो स्थान हैं उनको डेवलप करने में। तो ये बना कौन रहा है? तो ये बना रहा है राइट्स। ये रिट्स जो कंपनी है, ये रिट्स जो कंपनी है, ये याद रखिएगा, ये एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, और ये जो कंपनी है रिट्स, ये रेल मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? रेल मंत्रालय की ये अधीन आने वाली कंपनी है। रिट्स एक नवरत्न कंपनी है, रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनी है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के साथ साथ अयोध्या में और क्या चीज़ें बन रही हैं? सीपेट आप जानते होंगे। सीपेट एक संस्था है जो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और यदि आप पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से जुड़े हुए किसी कोर्स में डिप्लोमा लेते हैं तो आपको यहीं से मिलता है। इसका भी एक ऑफिस, इसका भी एक केंद्र जो है, यहाँ पे है नहीं केंद्र, तो इसका जो केंद्र खोला जा रहा है वो भी खोला जा रहा है अयोध्या में। ये आप याद रखना है। अयोध्या में राजा दशरथ के नाम पर, राजा दशरथ के नाम पे मेडिकल कॉलेज खोला गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पहली चीज़ कंपनी रिट्स के बारे में पता होना चाहिए। रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनी है, ठीक है, जिसके द्वारा इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। और जब यहाँ पे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों लोगों का आगमन हुआ था, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कुछ ट्रेनों की शुरुआत की थी, जिसमें 6 वंदे भारत ट्रेनें थी। ठीक है, वंदे भारत ट्रेनें, और 2 अमृत भारत ट्रेनें थी। 2 क्या थी? अमृत भारत ट्रेनें थी। ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये AC ट्रेन है, और ये जो अमृत भारत ट्रेन है ये नॉन AC ट्रेन है। ठीक है, और आपको बता दें कि इनकी अधिकतम जो स्पीड होगी अमृत भारत की वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड से आपको मतलब नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ से जानना जरूरी है
कि ये जो ट्रेनें बनाई गई हैं जो संचालित की जाएंगी, इनके इंजन कहाँ पे बनेंगे। तो याद रखिएगा इनके इंजन बनेंगे चित्तरंजन में, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये पूछा जा सकता है, लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे इंजन बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके कोच कौन हैं, इनके कोच जो बनाए जा रहे हैं वो हैं LHB कोच, जो इन ट्रेनों में अटैच किए गए हैं, ये जर्मन कोच होते हैं। और इनका निर्माण भारत में किया जा रहा है, कहाँ पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है कहाँ पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में। तो इन कोच का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न और जो बहुत कन्फ्यूजन वाला है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलतियाँ करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम तो आपने देख लिया, अब अयोध्या में एयरपोर्ट भी बना है, और सामान्य एयरपोर्ट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और क्योंकि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसलिए कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। क्या कि भाई एयरपोर्ट जो है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। और इसको बनाया किसने है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया है। तो याद रखिएगा अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया है। 2200 मीटर का इसमें रनवे है, 2200 मीटर का रनवे यहाँ पे देखने को मिलता है। एक प्रश्न और अच्छा प्रश्न है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है ये किस शैली में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा अयोध्या में जो मंदिर बनाया जा रहा है ये नागर शैली में बनाया जा रहा है। किस शैली में, नागर शैली में मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो नागर शैली आप जानते हैं जब भारत की बात करते हो तो भारत में जैसे नागर शैली आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, बेसर शैली आपको देखने को मिल जाती है, द्रविड़ शैली आपको देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मंदिर बन रहा है तो उसकी शैली कौन सी है। अब बोला जा रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में सबमरीन पर्यटन का विकास किया जा रहा है। सबमरीन पर्यटन अभी भारत में है नहीं, पहली बार किसी राज्य ने इसकी घोषणा की है, वो राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो राज्य है गुजरात। गुजरात ने कहा कि जो द्वारका है, द्वारका जो स्थान है जहाँ पे द्वारिकाधीश मंदिर है, तो द्वारिका में हम सबमरीन पर्यटन को बढ़ावा देंगे, सबमरीन पर्यटन की शुरुआत करेंगे। और सबमरीन पर्यटन का मतलब क्या हो गया, अंडर वाटर जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को देखना, ठीक है, अंडर वाटर। तो यहाँ पे जो द्वारका बोला जाता है कि द्वारका जो शहर है भगवान कृष्ण द्वारा बसाया गया शहर था, डूब गया था, तो उसी के अवशेष आज ऐसे बोला जाता है कि देखने को मिलते हैं। तो इस सबमरीन की मदद से आप उसके अवशेष को जाके देख सकते हैं। और ये सबमरीन जो है ये 100 मीटर पानी के अंदर जाएगी। तो कहाँ शुरुआत हो रहा है, गुजरात के द्वारका में इसकी शुरुआत की जा रही है। अब बात आती है कि सबमरीन की बात आ रही है तो इसको बनाएगा कौन, तो सबमरीन को बनाएगा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, और ये कहाँ पे है, मुंबई में है। तो याद रखिएगा सबमरीन बनाएगा कौन, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बनाएगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा ना कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए कुछ उद्योगपति थे जो कि टाइटन नामक पनडुब्बी की मदद से गए थे देखने, सबमरीन की मदद से देखने गए थे, और ये सबमरीन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो यह भी याद रखना है। अब टाइटन सबको पता है कि टाइटन पनडुब्बी थी जो गई थी, लेकिन ये कहाँ पे डूबी थी, तो याद रखना है ये टाइटन पनडुब्बी डूबी थी अटलांटिक सागर में। कहाँ पे, अटलांटिक सागर में ये डूबी थी, यह भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है ये नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना आप जानते हैं भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में जो है इन्होंने भारत के लिए जो है खेला है।
आईपीएल में भी ये मुंबई इंडियंस की तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से काफ़ी समय तक इन्होंने क्रिकेट खेला है, तो इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रही फातिमा वसीम, ध्यान रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही फातिमा वसीम का संबंध किस क्षेत्र से? क्या बोला जा रहा है? फातिमा वसीम का संबंध किस क्षेत्र से है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे बात हो रही है फातिमा वसीम की, कि फातिमा वसीम का संबंध किस क्षेत्र से है। अब जब फातिमा वसीम की बात हो रही है या किसी भी इस प्रकार की महिला की बात आए, इसका मतलब है कि वो प्रश्न महत्वपूर्ण है, तभी आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। फातिमा वसीम इसलिए चर्चा में थी क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है, विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है वो बोला जाता है किसको? सियाचिन को बोला जाता है। सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन है। तो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट जो थी, ठीक है, ऑपरेशन पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी थी, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, याद रखना है। सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? जिनका नाम है फातिमा वसीम। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो इनका संबंध कहाँ से हो गया? भारतीय सेना से। अब बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, अयोध्या में बना भगवान राम का मंदिर किस शैली में निर्मित है? अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बनाया गया है किस शैली में निर्मित है? बेसर शैली, नागर शैली, पगोडा शैली या द्रविड़ शैली? इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, याद रखिएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे, यूट्यूब के इस वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में आप जाकर इसका जवाब देंगे। और आज की करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जीएस खंड के बारे में। ठीक है, जीएस खंड, जैसे हमने बोला कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आपको मिल रही है, ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, कहीं भी आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो अब जीएस खंड में क्या चीज़ें हमें देखनी है? जैसे हमने बोला था कि जीएस खंड में आज हम शुरुआत, हो सकता है कुछ लोग पहले पढ़े हों एक दो वीडियो में, तो आज फिर से रिपीट हो जाएगा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो यूनानियों के साथ प्रारंभ हुए थे। ठीक है, प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो यूनानियों के साथ प्रारंभ हुए थे। और एशिया का जो अधिकांश व्यापार था वो अरब वासियों के हाथ में था। किसके हाथ में था? अरब वासियों का यहाँ पे आधिपत्य था। ज़्यादातर जो एशिया का व्यापार था वो अरब वासियों के हाथ में था, जबकि जो भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार था वो था इतावलियों के साथ। ठीक है, वो इतावली व्यापारियों का एकाधिकार था। 1453 में क्या हुआ? 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि एक स्थान था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया। क्या नाम था? कुस्तुनतुनिया। और ये जो कुस्तुनतुनिया नामक स्थान था इस पे क्या हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। किसको अधिकार हो गया? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया यहाँ पे, तो अब क्या हुआ कि जो व्यापार होता था अभी तक, ठीक है, कुस्तुनतुनिया व्यापारिक मार्ग जो है ये बीच में पड़ता था जब यूरोप से एशिया की तरफ बढ़ते थे। अब इस पे क्योंकि अधिकार किसका हो गया? तुर्कों का अधिकार हो गया। और तुर्कों का अधिकार होने के कारण जो यूरोपीय व्यापारी थे, अब या तो वो इनसे युद्ध करते, इनको विजिट करते, फिर इस तरफ बढ़ते, या इनके पास दूसरा था कि भैया एक नए रास्ते की खोज ही कर लिया जाए। तो धीरे धीरे समय बीता और 15वीं सदी में यह भी देखने को मिला कि विशेष रूप से जो जहाजरानी निर्माण था, नौ परिवहन विज्ञान था, उसमें प्रगति भी देखने को मिलती है। बाद में आपको देखने को मिलता है कि पुर्तगाल के एक राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर।
प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जो कि पुर्तगाल के राजकुमार थे, इन्होंने जहाज के सतत प्रयासों से, इनके सतत प्रयासों से भौगोलिक जो खोज थी उसका कार्य आसान हुआ, और इसी का परिणाम रहा कि 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी, याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि किस देश का ये निवासी था, तो स्पेन निवासी, इनका नाम था कोलंबस। ठीक है, स्पेन निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते ढूंढते किसकी खोज कर ली? अमेरिका की खोज कर ली। तो अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में देखने को मिलता है कि पुर्तगाली नाविक थे जिनका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, इन्होंने क्या किया? उत्तर मासा अंतरीप, उत्तर मासा अंतरीप, ठीक है, उत्तर मासा अंतरीप कहाँ पे देखने को मिलता है? ये दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तर मासा अंतरीप का चक्कर लगाकर ये कहाँ पहुंचे? भारत के कालीकट पे पहुंचे, भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। और जब ये कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो उस समय शासक हुआ करते थे जिनको जैमोरिन की उपाधि मिली थी, उन्होंने इनका स्वागत किया। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस समय विशेष रूप से जो नवीन खोजें हो रही थी, इस तरह से जो नवीन देश खोजे जा रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था? उनका एकमात्र उद्देश्य था कि नए नए व्यापारिक मार्गों की खोज किया जाए, और व्यापारिक मार्गों की खोज के साथ साथ अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। ठीक है, तो इस समय उद्देश्य क्या था? व्यापारिक मार्गों की खोज कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि जैसे ही वास्को डिगामा की बात हमने किया कि भारत पहुंच गए, मतलब पहला यूरोपीय दल जो था वो भारत पहुंचा, और वो कौन था? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली की बात करते हैं तो यूरोप वासियों में सर्वप्रथम भारत में यदि कोई आया तो पुर्तगाली थे, और ये क्या थे? उत्तर मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए ये पहुंचे थे, और कहाँ पहुंचे थे? कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, कौन थे? वास्को डिगामा। और जब कालीकट पहुंचे, जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे जो शासक थे जैमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि वास्को डिगामा ने वहाँ से मसालों को लिया, और मसालों को लेने के बाद ये पुनः अपने देश वापस चला गया। जब ये अपने देश वापस गया तो जितना इसका यात्रा व्यय था, जितना इसने यात्रा व्यय किया था, उसका 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त किया। 60 गुना अधिक मूल्य, जो भी यहाँ से मसाले ले गया था उससे इन्होंने अपने यात्रा व्यय का 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्योंकि 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ तो और लोग भी देखे इसको, तो हर कोई भारत की तरफ मूव करना चाहता था। फिर क्या हुआ कि 1500 ईस्वी में एक नाम आता है पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबल। पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबल, ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबल। और पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबल की जब बात करते हैं तो ये भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। याद रखना है, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबल, ये दूसरा पुर्तगाली था। फिर 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डिगामा भारत आता है। ठीक है, पुनः वास्को डिगामा भारत आता है। अब इसके बाद जो है सफ़र शुरू होता है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का। क्या नाम आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। किसका नाम आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की जब बात करते हैं तो 1505 से 1509 की बात आती है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा क्या था? ये भारत का पहला पुर्तगाली जो था, पहला पुर्तगाली गवर्नर। याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और हिंद महासागर पर ये पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, जिससे व्यापार शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और इन्होंने एक नीति चलाई जिसको ब्लू वाटर
पॉलिसी कहा गया, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया या शांत जल की नीति कहा गई, ये आपको याद रखना है। 1508 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है, 1508 ईस्वी में अल्मीड़ा ने क्या किया, संयुक्त मुस्लिम बेड़े को परास्त किया, संयुक्त मुस्लिम बेड़ा। और उस समय संयुक्त मुस्लिम बेड़ा जो है ये बहुत ताकतवर माना जाता था। तो 1508 ईस्वी में अल्मीड़ा ने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को परास्त किया, और जब इसने प्राप्त किया तो उसी के बाद से आप कह सकते हैं जो पुर्तगालियों का प्रभाव था भारत में वो और बढ़ गया। तो 1508 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को परास्त किया। तो यदि पूछ लिया जाए प्रश्न कि किसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को परास्त किया था, तो आप बताएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसके बाद अगला जो बात आती है, अगला जो चर्चा होती है वो होता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जब बात करते हैं तो 1509 से 1515 की बात आती है। और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क की जब बात करते हैं तो ये दूसरा गवर्नर था, ठीक है, मतलब अल्मीड़ा के बाद जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ये माना जाता है। और इन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। किसको? कोचीन को इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में क्या देखने को मिलता है, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने क्या किया, बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे, बीजापुर के जो सुल्तान थे उनका नाम था आदिल शाही, ठीक है। तो बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाही, इनको इन्होंने क्या किया, हरा दिया और गोवा को जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है अल्बुकर्क की, क्या, गोवा पर इसने कब्जा कर लिया। और गोवा पर कब्जा करने के एक वर्ष के बाद ही 1511 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया की जो महत्वपूर्ण जल संधि थी जिसका नाम था मलक्का जल संधि, इस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो अल्बुकर्क की जब बात करते हैं तो सबसे पहली उपलब्धि किसने, गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, गोवा को जीत लिया। और साथ ही साथ जो एशिया की महत्वपूर्ण मंडी थी जिससे होकर लगभग उस समय का 90% से ज़्यादा व्यापार होता था, उस पर इसने कब्जा कर लिया, उसको भी जीत लिया, मलक्का स्ट्रेट को भी जीत लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब इसने देखा कि अगली जो महत्वपूर्ण जल संधि है वो है हॉर्मुज जल संधि, ठीक है। अब इसने क्या किया कि 1515 ईस्वी आते आते इसने हॉर्मुज पर भी अपना अधिकार कर लिया। और साथ ही साथ इसने ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के बाद इसने क्या किया कि इसने कहा कि जो भी इनके लोग थे वो भारतीय स्त्रियां थीं उनसे विवाह कर सकते हैं, उसकी छूट इन्होंने दी, जिसके बाद से भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों के विवाह हुए। और इसके जो संबंध थे, उस समय के जो ताकतवर शासक थे जैसे कृष्णदेव, ठीक है, उस समय के प्रमुख शासक थे, विजयनगर के शासक थे, इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। तो बहुत ही चालाक और शातिर किस्म का ये गवर्नर था, जहाँ पे इसको खतरा लगता था वहाँ पे ये मैत्रीपूर्ण संबंध रख कर चलता था, और जो लगते थे कमज़ोर हैं उन पर अधिकार करने को लेकर, उनको हराने को लेकर लगातार काम करता रहा। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धि की रही। इसने गोवा को जीता, इसने मलक्का स्टेट पर कब्जा किया और इसने हॉर्मुज पे कब्जा किया। यदि क्रम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, सबसे पहले गोवा को जीता, फिर मलक्का और फिर हॉर्मुज को इसने जीता। तो इतनी महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं इसकी, ये आपको पता होना चाहिए। 1515 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है, 1515 ईस्वी में ही इसने क्या कर दिया, गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण कराया। गोवा में चर्च का निर्माण इसने कराया कब, 1515 ईस्वी में, जिसका नाम था सेंट जेवियर नामक चर्च का निर्माण इसने कराया। आगे बढ़ते हैं।
अगला नाम आता है नीनो डी कुन्हा। क्या नाम आता है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा की जब बात करते हैं, बात आती है 1529 से 38 की बात। नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा की बात करें तो आप जानते हैं पुर्तगालियों का जो सरकारी कार्यालय अभी तक था वो कहाँ पे था? वो कोचीन में था। ठीक है, जिसे 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने क्या कर लिया? इसको गोवा में स्थापित कर दिया। तो नीनो डी कुन्हा का पहला काम कि अपना हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा में इन्होंने स्थापित किया। 1560 ईस्वी में इन्होंने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की। और ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना भी इन्होंने गोवा में किया। पुर्तगाली सामुद्रिक जो साम्राज्य था उसको नाम दिया गया था एस्तादो दा इंडिया। क्या नाम दिया गया था? एस्तादो दा इंडिया नाम दिया गया था। और 1961 तक आप देखते हैं कि जो पुर्तगाली थे वो चाहे वो गोवा हो चाहे वो दमन दीव हो, इन पर इनका अधिकार रहा। तो ये जो अधिकार 1515 के आसपास मिला, जो 1500 अधिकार की जब आप बात करते हो तो ये अधिकार इनको कब मिला? ये इनको मिला 1510 ईस्वी में। तो जो 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को जीता तो इन्होंने गोवा को फिर छोड़ा 1561 ईस्वी में, सॉरी 1961 ईस्वी में, मतलब लंबे समय तक गोवा पर इनका कब्जा रहा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप जानते हैं पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था चालू की थी जिसका नाम था कार्टेज अरमेडा काफिला। क्या था? कार्टेज अरमेडा काफिला। ये क्या होता है कार्टेज अरमेडा काफिला? इसमें याद रखना है कि जब कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट के बिना, कार्टेज मतलब होता है परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश करता था तो उसको पेनाल्टी भी देना पड़ता था और शुल्क भी देना पड़ता था। मतलब कार्टेज अरमेडा काफिला के अंतर्गत इन्होंने एक नौसेना अपनी खड़ी कर रखी थी। मतलब चाहे वो कोई भारतीय जहाज हो या पुर्तगाली जहाज हो या अरबी जहाज हो, ठीक है, तो बिना परमिट के वो अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इनकी नौसेनाएं उसको रोक लेती थी और इस व्यवस्था का नाम था कार्टेज अरमेडा काफिला। तो याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए पूरा एक जहाजी बेड़ा इनका हुआ करता था। तो पुर्तगालियों के संदर्भ में इतनी जानकारी पर्याप्त है। कुछ और जानकारी, कुछ और फैक्ट मैं पुर्तगालियों के संदर्भ में बता देता हूँ और फिर कल के सेशन में हम फिर बात करेंगे डचों के बारे में। अब इसमें यदि हम बात करें, भारत में पुर्तगालियों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। कौन कौन सी तिथियां हैं? सबसे पहले आता है 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मई 1498 ईस्वी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें वास्को डिगामा जो था वो कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था इस तिथि को। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला आता है 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी क्यों याद रखना है? 1500 ईस्वी इसलिए याद रखना है, पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबल जो था ये द्वितीय पुर्तगाली अभियान का इसने नेतृत्व किया था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 1502 ईस्वी में आप जानते हैं पुनः वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा वापस भारत आया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि प्रथम फैक्ट्री इनकी कहाँ पे लगाई गई थी? केरल में इन्होंने स्थापित किया था। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो आया वो 1505 से 1509 में आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भी याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब आया? 1505 से 1509 के बीच ही भारत आया। ठीक है, और इसी ने शांत जल की नीति को आगे बढ़ाया था। भारत में यदि पूछ लिया जाए प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया, प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया, तो याद रखिएगा भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है। भारत में तंबाकू की खेती की बात कर लिया जाए, तंबाकू की खेती भारत में किसने प्रारंभ की, तो इसका भी श्रेय पुर्तगालियों को जाता है।
ठीक है। इसके साथ साथ याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले भी पुर्तगाली थे और भारत से सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए हैं और पुर्तगाली सबसे लास्ट में वर्ष 1961 में अधिग्रहण के पश्चात, जब गोवा का अधिग्रहण हो गया उसके पश्चात भारत से गए हैं। तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें और जो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप जानते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, कि जो कलकत्ता शहर है इसका संस्थापक किसको माना जाता है। तो याद रखिएगा जॉब चारनॉक को इसका संस्थापक माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पुर्तगालियों के संदर्भ में, और पुर्तगालियों के बाद फिर जो दूसरी शक्ति है जिसको हमें देखना है, जो दूसरी प्रमुख शक्ति है वो है डच। तो पुर्तगालियों के बाद डचों की जो चर्चा है वो कल के सेशन से आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी जो आज हमने कंप्लीट किया है, सबसे पहले भैया करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट किया। दूसरा हमने जो कंप्लीट किया जीके में वो अभी अधूरा है, वो हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की चर्चा की है, कल भी ये जारी रहेगी। और तीसरा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये भी अभी अधूरी है। कल हम डचों के बारे में समझेंगे। तो कल 2 टॉपिक तो आपके क्लियर हैं, बाकी करंट अफेयर्स आपका नया ही रहेगा। और इस प्रकार से प्रत्येक दिन नोट्स अवश्य बनाते चलें। नोट्स तीनों का अलग अलग, जीके का अलग नोट्स होना चाहिए, जीएस का अलग नोट्स होना चाहिए और करंट अफेयर्स का अलग नोट्स होना चाहिए। ये जो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ, याद रखिएगा यही कंटेंट पढ़ने के लिए, विशेष रूप से जीके और जीएस पढ़ने के लिए आप हज़ारों रुपए देते हो, तब जाके वो कंटेंट आपको मिलता है। रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की जो गुणवत्ता आपको यहाँ पे मिल रही है शायद ही कहीं और आपको देखने को मिले। तो यहीं पर इस सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।